दुनिया इस वक्त किसी संतुलन की स्थिति में नहीं है, बल्कि एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां सैन्य ताकत ही कूटनीति की भाषा तय कर रही है। यूरोप युद्ध के बोझ तले दबा है, मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर खड़ा है, इंडो पैसिफिक में टकराव की रेखाएं और गहरी हो रही हैं और वैश्विक शक्ति ढांचा तेजी से टूटकर नए रूप में बन रहा है। ऐसे माहौल में भारत ने जो फैसले लिए हैं वे सिर्फ आज की सुरक्षा नहीं बल्कि आने वाले दशकों की रणनीति तय करने वाले कदम हैं। एक 114 राफेल डील का फाइनल होना भारत की वायु शक्ति के लिए सिर्फ संख्या बढ़ाने का फैसला नहीं है, यह भारत को लगातार लंबे समय तक और किसी भी थिएटर में एयर डोमिनेंस बनाए रखने की क्षमता देता है। राफेल की सबसे बड़ी ताकत उसकी मल्टी रोल क्षमता है, जहां वह एयर सुपीरियरिटी, डीप स्ट्राइक, न्यूक्लियर डिटरेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर चारों भूमिकाएं एक साथ निभा सकता है। 114 राफेल का मतलब है कि भारत अब सीमित प्रतिक्रिया से आगे निकलकर निर्णायक दबाव बनाने की स्थिति में पहुंच रहा है। लेकिन भारत की ताकत में असली छलांग वहां से शुरू होती है जहां Su-57 की एंट्री होती है। यह सिर्फ एक 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, बल्कि भारत की पूरी एयर वॉर डॉक्ट्रिन को एक नए स्तर पर ले जाने वाला प्लेटफॉर्म है। भारत ने इसे फास्टेस्ट रूट से लाने का फैसला करके यह साफ कर दिया है कि यह भविष्य की कल्पना नहीं बल्कि वर्तमान की जरूरत है। Su-57 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दुश्मन को दिखे बिना उसे देखने और निशाना बनाने की क्षमता रखता है। स्टेल्थ, सुपर क्रूज और हाई मैन्यूवरबिलिटी का यह संयोजन भारत को वह बढ़त देता है जहां पहली स्ट्राइक का कंट्रोल भारत के हाथ में रहेगा। इसका सीधा फायदा यह है कि भारत किसी भी संभावित संघर्ष में पहले ही चरण में गेम को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में Su-57 कंपनी के डायरेक्टर और उसकी तकनीकी टीम का भारत पहुंचना यह दिखाता है कि बातचीत सिर्फ खरीद तक सीमित नहीं है। भारत इस प्लेटफॉर्म को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालना चाहता है। इसका मतलब है भारतीय बचाते हैं कि जातर और उसकी तकनीकी टीम का भारत पहुंचना, हथियार, भारतीय सेंसर, भारतीय नेटवर्क और भारतीय युद्ध नीति के अनुसार सिस्टम का इंटीग्रेशन, यही वह बिंदु है जहां भारत एक ग्राहक से निर्माता और नियंत्रक की भूमिका में आता है। भारत को इसका दूसरा बड़ा फायदा नेवी के स्तर पर मिलने वाला है। हिंद महासागर अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं रहा बल्कि वैश्विक शक्ति संघर्ष का केंद्र बन चुका है। Su-57 जैसे 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म की मौजूदगी भारत को समुद्री मोर्चे पर ऐसी बढ़त देती है जहां वह सिर्फ अपने तटों की रक्षा नहीं करेगा बल्कि पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन तय करने की स्थिति में आएगा। इसी बीच कावेरी इंजन को लेकर जो संकेत सामने आए हैं वे भारत की ताकत को एक और स्तर ऊपर ले जाते हैं। कावेरी इंजन भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी को खत्म करने की दिशा में कदम है। जैसे ही इसकी प्रोडक्शन लाइन चालू होती है, भारत के पास अपने फाइटर जेट्स के लिए इंजन को लेकर वास्तविक स्वतंत्रता आ जाती है। तेजस को इससे सिर्फ पावर नहीं मिलेगी बल्कि तेजस भारत का सबसे लचीला और तेजी से अपग्रेड होने वाला फाइटर प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तेजस और Su-57 का कॉम्बिनेशन भारत को दोहरी ताकत देता है। एक तरफ बड़ी संख्या में स्वदेशी प्लेटफॉर्म जो हर समय तैयार रह सकते हैं, दूसरी तरफ सीमित लेकिन अत्यधिक घातक 5th जनरेशन जेट्स जो सबसे कठिन मिशन को अंजाम दे सकते हैं। यह वही मॉडल है जिसे दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियां अपनाती हैं और भारत अब उसी क्लब में प्रवेश कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है। एशिया में शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है और भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा। भारत अब उस स्थिति में पहुंच रहा है जहां उसकी सैन्य तैयारी ही संभावित संघर्ष को रोकने का काम करेगी। यह डिटरेंस की वह परिभाषा है जिसे सिर्फ मजबूत देश ही लागू कर सकते हैं। पाक के संदर्भ में देखा जाए तो भारत की यह बढ़त किसी एक देश के खिलाफ नहीं बल्कि किसी भी दिशा से आने वाले खतरे को निष्प्रभावी करने की क्षमता देती है। भारत की रणनीति स्पष्ट है, अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग स्तर की ताकत, लेकिन नियंत्रण एक ही हाथ में। अमेरिका और यूरोप इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। भारत का फ्रांस और रूस दोनों के साथ काम करना यह साबित करता है कि भारत किसी एक सैन्य गुट का हिस्सा नहीं बल्कि एक स्वतंत्र शक्ति केंद्र बन रहा है। यही स्वतंत्रता भारत की सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है क्योंकि इससे भारत पर किसी भी तरह का दबाव या सशर्त सहयोग थोपना मुश्किल हो जाता है। Su-57, राफेल, कावेरी इंजन और तेजस, ये चारों मिलकर भारत को उस स्थिति में ले जा रहे हैं जहां वह सिर्फ आज की चुनौतियों का सामना नहीं करेगा बल्कि आने वाले युद्धों की शर्तें खुद तय करेगा। जब पूरी दुनिया तनाव की ओर बढ़ रही हो तब भारत का यह कदम यह दिखाता है कि शांति की सबसे मजबूत गारंटी तैयारी और ताकत होती है।
अगर आपको यह विश्लेषण भारत की ताकत को सही संदर्भ में रखता हुआ लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि हर भारतीय तक यह समझ पहुंचे कि भारत अब हालात का इंतजार नहीं करता और विश्लेषण भारत की ताकत को सही संदर्भ में रखता हुआ बल्कि उन्हें आकार देता है। भारत के लिए राफेल और SU-57 सिर्फ अलग अलग फाइटर जेट नहीं है, बल्कि यह एक साझा युद्ध रणनीति का हिस्सा है। आधुनिक युद्ध में सबसे बड़ी जीत दुश्मन को हराने में नहीं, बल्कि उसे लड़ने की स्थिति में आने से पहले ही दबाव में डालने में होती है। भारत की मौजूदा सैन्य दिशा ठीक इसी सिद्धांत पर आधारित है। एयर डोमिनेंस, स्टेल्थ और नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन, इन तीनों को एक साथ जोड़कर भारत अब पारंपरिक युद्ध से आगे निकल चुका है। SU-57 की सबसे बड़ी ताकत इसकी मल्टी स्पेक्ट्रम स्टेल्थ क्षमता है। इसका मतलब यह नहीं कि यह सिर्फ रडार से बच जाता है, बल्कि यह दुश्मन के सेंसर सिस्टम को भ्रमित करके उसकी पूरी कमांड चेन को तोड़ सकता है। भारत को इससे यह फायदा मिलता है कि किसी भी संभावित संघर्ष में दुश्मन को यह तक समझ नहीं आएगा कि हमला किस दिशा से, किस प्लेटफॉर्म से और किस समय हुआ। यह अनिश्चितता ही आधुनिक युद्ध में सबसे बड़ा हथियार होती है। भारत की रणनीति यहां सिर्फ हवा तक सीमित नहीं है। SU-57 को भारतीय सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करने का मतलब है कि यह सैटेलाइट, ग्राउंड रडार, नेवल प्लेटफॉर्म और ड्रोन नेटवर्क से जुड़कर काम करेगा। इसका सीधा असर यह होगा कि भारत का निर्णय लेने का समय घटेगा और प्रतिक्रिया की गति कई गुना बढ़ जाएगी। युद्ध के पहले कुछ मिनट ही पूरे संघर्ष की दिशा तय करते हैं और भारत अब उन्हीं मिनटों पर नियंत्रण की तैयारी कर रहा है। राफेल इस पूरे ढांचे में बैकबोन की भूमिका निभाता है। राफेल की विश्वसनीयता और उसकी सिद्ध क्षमताएं भारत को यह भरोसा देती हैं कि हर मिशन के लिए अलग प्लेटफॉर्म खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राफेल और SU-57 का कॉम्बिनेशन भारत को हाइलो मिक्स की वह ताकत देता है जहां लागत भी नियंत्रित रहती है और मार्क क्षमता भी शीर्ष स्तर पर बनी रहती है। इसी बीच तेजस और कावेरी इंजन का जुड़ना भारत की ताकत को और ज्यादा स्थायी बनाता है। कावेरी इंजन का प्रोडक्शन शुरू होना सिर्फ तकनीकी सफलता नहीं, बल्कि रणनीतिक आजादी का संकेत है। इसका मतलब है कि साथ ही कावेरी इंजन का प्रोडक्शन कावेरी इंजन भारत अपने फाइटर जेट्स की उपलब्धता, अपग्रेड और तैनाती को किसी बाहरी देश की अनुमति या सप्लाई चेन पर निर्भर होकर तय नहीं करेगा। तेजस अब भारत के लिए संख्या, लचीलापन और तेज प्रतिक्रिया का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। इस पूरे समीकरण में भारत को सबसे बड़ा फायदा यह मिलता है कि वह अलग अलग स्तर के संघर्षों के लिए अलग अलग टूल्स तैयार कर रहा है। कम तीव्रता वाले टकराव से लेकर उच्च स्तर के संभावित युद्ध तक भारत के पास हर स्तर के लिए तैयार प्लेटफॉर्म मौजूद होंगे। यह लचीलापन भारत की सबसे बड़ी ताकत बनता जा रहा है, क्योंकि इससे भारत किसी भी स्थिति में जल्दबाजी या ओवर रिएक्शन से बच सकता है। SU-57 का भारत के साथ जुड़ना आने वाले वर्षों में एशिया की सुरक्षा संरचना को नए सिरे से परिभाषित करेगा। यह सिर्फ फाइटर जेट्स की तैनाती नहीं, बल्कि सोच में बदलाव है। एक ऐसी सोच जिसमें भारत खुद को केवल खतरे से बचाने वाला नहीं, बल्कि स्थिरता तय करने वाला देश मान रहा है। जब पूरी दुनिया अनिश्चितता की ओर बढ़ रही हो, तब भारत का यह मॉडल स्पष्ट करता है कि वह डर के आधार पर नहीं, बल्कि तैयारी के आधार पर फैसले ले रहा है। यही तैयारी आने वाले समय में भारत को सिर्फ सुरक्षित ही नहीं, बल्कि निर्णायक रूप से मजबूत बनाएगी। SU-57 को सिर्फ एक और 5th जनरेशन फाइटर जेट मान लेना भारत की रणनीति को न समझ पाने जैसा होगा। यह प्लेटफॉर्म उस सोच का प्रतीक है जिसमें युद्ध सिर्फ मिसाइल दागने या बॉर्डर पार करने का नाम नहीं रह गया, बल्कि दुश्मन की पूरी निर्णय प्रणाली को ध्वस्त करने का खेल बन चुका है। भारत के लिए SU-57 का मतलब है पहले देखना, पहले सोचना और पहले वार करना, वह भी इस तरह कि सामने वाला यह तय ही न कर पाए कि हमला कहां से हुआ। SU-57 की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टेल्थ फिलॉसफी है, जो सिर्फ रडार से बचने तक सीमित नहीं है। यह प्लेटफॉर्म मल्टी स्पेक्ट्रम स्टेल्थ पर काम करता है, यानी रडार, इंफ्रारेड, इलेक्ट्रॉनिक और सिग्नल ट्रैकिंग चारों स्तरों पर दुश्मन की पकड़ से बाहर रहने की कोशिश करता है। भारत को इसका सीधा फायदा यह मिलता है कि दुश्मन की एयर डिफेंस जितनी भी आधुनिक क्यों ना हो, उसे पहले ही चरण में भ्रम और अंधेपन की स्थिति में डाला जा सकता है। इस जेट की सुपर क्रूज क्षमता भारत के लिए एक और बड़ा गेम चेंजर है। बिना आफ्टरबर्नर के लंबे समय तक सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ान का मतलब है ज्यादा रेंज, ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी और अचानक हमला करने की क्षमता। यह वही क्षमता है जो भारत को सीमाओं से दूर जाकर भी रणनीतिक लक्ष्यों पर दबाव बनाने की ताकत देती है। आधुनिक युद्ध में दूरी अब सुरक्षा नहीं होती और SU-57 इस सच्चाई को भारत के पक्ष में मोड़ देता है।
Su-57 की मैन्यूवरबिलिटी उसे पारंपरिक 5th जनरेशन जेट से अलग बनाती है। थ्रस्ट वेक्टरिंग और एरोडायनामिक डिजाइन का यह कॉम्बिनेशन उसे क्लोज कॉम्बैट में भी बेहद खतरनाक बनाता है। इसका मतलब यह है कि अगर कभी लड़ाई विजुअल रेंज में भी पहुंचती है तो भारत के पास ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो सिर्फ मिसाइल पर नहीं बल्कि पायलट और मशीन के तालमेल पर भी जीत दिला सकता है। अब अगर इसे राफेल के साथ देखा जाए तो असली ताकत सामने आती है। राफेल को दुनिया के सबसे संतुलित 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स में गिना जाता है। इसकी सेंसर फ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मिशन रिलायबिलिटी इसे हर मौसम, हर स्थिति में भरोसेमंद बनाती है। राफेल का सबसे बड़ा हथियार उसका सिचुएशनल अवेयरनेस है, यानी पायलट को युद्ध क्षेत्र की पूरी तस्वीर एक साथ मिलती है। जब Su-57 और राफेल एक ही नेटवर्क में काम करते हैं तो युद्ध की परिभाषा ही बदल जाती है। Su-50 U-57 स्टेल्थ के दम पर दुश्मन के भीतर घुसकर उसकी पोजीशन, रडार और एयर डिफेंस की जानकारी जुटा सकता है। यह जानकारी राफेल जैसे प्लेटफॉर्म को रियल टाइम में मिलती है जो ज्यादा हथियार लेकर ज्यादा समय तक और ज्यादा सटीक हमला कर सकता है। इसका मतलब यह है कि सबसे खतरनाक मिशन Su-57 करेगा और भारी मार राफेल डालेगा। यह कॉम्बो भारत को ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हर मिशन में 5th जनरेशन जेट्स भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे लागत और संसाधनों पर दबाव कम रहेगा। वहीं जहां सबसे ज्यादा जोखिम होगा वहां Su-57 रास्ता साफ करेगा। यही वजह है कि यह संयोजन भारत को लंबे समय तक टिकाऊ सैन्य बढ़त देता है, न कि सिर्फ दिखावटी ताकत। तेजस और कावेरी इंजन इस पूरे सिस्टम को तीसरा मजबूत स्तंभ देते हैं। तेजस बड़ी संख्या में उपलब्ध, तेजी से तैनात होने वाला और स्वदेशी नियंत्रण वाला प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब यह है कि भारत किसी भी तनाव की स्थिति में अपने एयर स्पेस को सुरक्षित रखने के लिए बाहर की सप्लाई चेन पर निर्भर नहीं रहेगा। Su-57 और राफेल उच्च स्तरीय मिशन संभालेंगे, जबकि तेजस लगातार दबाव बनाए रखेगा। इस पूरी संरचना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत अब युद्ध को चरणों में लड़ सकता है। पहले चरण में दुश्मन की आंखें बंद की जाएंगी, दूसरे चरण में उसकी रीढ़ तोड़ी जाएगी और तीसरे चरण में उसे लंबे समय तक सांस लेने का मौका नहीं दिया जाएगा। यह रणनीति सिर्फ ताकत नहीं बल्कि नियंत्रण देती है। पाक के संदर्भ में यह बदलाव सीमित लेकिन स्पष्ट संदेश देता है। अब कोई भी सीमित दुस्साहस सीमित दायरे में नहीं रहेगा। भारत के पास अब ऐसे विकल्प होंगे जो बिना बड़े युद्ध की घोषणा के भी निर्णायक दबाव बना सके। यही विकल्प किसी भी टकराव को शुरू है आपके संदर्भ होने से पहले ही रोकने का काम करते हैं। चीन के लिए यह तस्वीर कहीं ज्यादा चिंता की है, क्योंकि भारत अब सिर्फ जवाब देने वाला देश नहीं रह गया। Su-57 और राफेल का कॉम्बो भारत को उस स्तर पर ले जाता है जहां वह पूरे क्षेत्र में एयर बैलेंस को प्रभावित कर सकता है। चीन की संख्या आधारित रणनीति के सामने भारत की गुणवत्ता आधारित ताकत खड़ी हो रही है, और इतिहास गवाह है कि आधुनिक युद्ध में गुणवत्ता अक्सर संख्या पर भारी पड़ती है। अमेरिका इस पूरे कॉम्बिनेशन को बहुत ध्यान से देख रहा है। उसे यह समझ आ चुका है कि भारत अब किसी एक सिस्टम या एक देश पर निर्भर रहने वाला नहीं है। यह भारत को रणनीतिक रूप से ज्यादा स्वतंत्र बनाता है, और यही स्वतंत्रता भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनती जा रही है। भारत अब हथियार इसीलिए नहीं ले रहा कि कोई दबाव है, बल्कि इसीलिए कि वह अपनी शर्तों पर भविष्य तय करना चाहता है। Su-57 की एंट्री भारत को सिर्फ आसमान में मजबूत नहीं बनाती बल्कि उसकी कूटनीतिक स्थिति को भी मजबूत करती है। जब किसी देश के पास विश्व स्तरीय सैन्य विकल्प होते हैं तो उसकी बात सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि मानी भी जाती है। यही वह बिंदु है जहां भारत की आवाज वैश्विक मंचों पर और भारी होने वाली है। जब दुनिया अस्थिरता के दौर में है तब भारत का यह कदम यह साफ करता है कि वह डर के आधार पर नहीं बल्कि गणना के आधार पर चल रहा है। Su-57 और राफेल का यह कॉम्बो सिर्फ आज की जरूरत नहीं बल्कि आने वाले दशकों की सुरक्षा ढाल है। यह ढाल भारत को न सिर्फ सुरक्षित रखेगी बल्कि उसे उस स्थिति में ले जाएगी जहां वो हालात के पीछे नहीं बल्कि हालात के आगे चलेगा। भारत के Su-57 और राफेल वाले कदम ने सिर्फ एशिया नहीं बल्कि पूरी वैश्विक रणनीतिक व्यवस्था में हलचल पैदा कर दी है। यह वही दुनिया है जो अब तक भारत को एक उभरती शक्ति के तौर पर देखती थी, लेकिन अब उसे एक ऐसी सारी बीज नहीं होती है, शक्ति मानने लगी है जो खेल के नियम बदलने की क्षमता रखती है। जैसे ही यह संकेत गया कि भारत 5th जनरेशन क्षमता को फास्ट ट्रैक पर ला रहा है, वैसे ही दुनिया के बड़े पावर सेंटर्स ने अपने अपने स्तर पर गणनाएं शुरू कर दी। अमेरिका की प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि यहां सार्वजनिक बयान और अंदरूनी चिंता के बीच साफ फर्क दिखाई देता है। आधिकारिक तौर पर अमेरिका भारत को एक स्वतंत्र निर्णय लेने वाला साझेदार बताता है।
लेकिन रणनीतिक गलियारों में यह समझ बन चुकी है कि भारत अब केवल किसी एक धुरी का हिस्सा बनने वाला नहीं है। SU-57 का विकल्प चुनना यह दिखाता है कि भारत तकनीक, कंट्रोल और ऑपरेशनल आजादी को प्राथमिकता दे रहा है, न कि सिर्फ ब्रांड या राजनीतिक समीकरण को। F-35 को लेकर अमेरिका की जो रणनीति थी वह यही थी कि भारत को धीरे धीरे उस इकोसिस्टम में लाया जाए जहां अपग्रेड, सॉफ्टवेयर और मिशन प्रोफाइल पर अंतिम नियंत्रण वॉशिंगटन के हाथ में रहे। लेकिन भारत का राफेल और SU-57 कॉम्बिनेशन इस पूरी सोच को कमजोर करता है। इसका मतलब यह है कि भारत के पास अब ऐसे विकल्प मौजूद हैं जिनमें वह बिना बाहरी शर्तों के अपनी सैन्य योजना बना सकता है। यूरोप की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत शांत लेकिन व्यावहारिक रही है। फ्रांस पहले ही यह समझ चुका है कि भारत सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार बनना चाहता है। राफेल डील का विस्तार और उसके साथ तकनीकी सहयोग इस बात का संकेत है कि यूरोप भारत को एशिया में एक स्थिरता देने वाली शक्ति के रूप में देख रहा है। भारत के लिए यह बड़ा फायदा है, उनने से स्थिरता दीर उनने देख रहे, क्योंकि इससे वह किसी एक गुट में बंधे बिना बहुस्तरीय सहयोग कर सकता है। रूस की स्थिति इस पूरे समीकरण में बेहद अहम है। SU-57 को लेकर रूस का भारत के साथ खुलापन यह दिखाता है कि मॉस्को भारत को सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक भागीदार मानता है। टेक्नोलॉजी शेयरिंग, लोकल प्रोडक्शन और सिस्टम इंटीग्रेशन जैसी बातें यह संकेत देती हैं कि भारत को इस डील से सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि क्षमता ट्रांसफर भी मिलने वाला है। यही वह बिंदु है जो भारत की ताकत को अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी बनाता है। चीन इस पूरे घटनाक्रम को सबसे ज्यादा सतर्कता से देख रहा है। उसकी चिंता सिर्फ इस बात की नहीं है कि भारत कौन सा जेट ले रहा है, बल्कि यह है कि भारत किस तरह का सैन्य इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। चीन की ताकत बड़ी संख्या और केंद्रीकृत नियंत्रण पर आधारित है, जबकि भारत अब गुणवत्ता, लचीलापन और मल्टी सोर्स स्ट्रेटेजी की ओर बढ़ रहा है। यह मॉडल लंबे समय में ज्यादा टिकाऊ और अनिश्चितताओं से निपटने में ज्यादा सक्षम साबित होता है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती वायु और नौसैनिक क्षमता भी चीन की रणनीति को चुनौती देती है। SU-57 जैसे प्लेटफॉर्म की मौजूदगी यह संकेत देती है कि भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की बात नहीं कर रहा बल्कि पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता हासिल कर रहा है। यह वह बिंदु है जहां भारत एक रीजनल पावर से आगे बढ़कर स्ट्रैटेजिक पिवट बनता दिख रहा है। पाक के संदर्भ में यह बदलाव सीमित लेकिन स्पष्ट असर डालता है। भारत की बढ़ती तकनीकी और ऑपरेशनल बढ़त यह संदेश देती है कि अब किसी भी स्तर की हरकत को अलग अलग जवाब देने के लिए भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं है। यह विकल्प ही वास्तविक अल के दोनों ने बदलाव के बारे पर शाम परता के डिटरेंस बनते हैं। जब सामने वाले को यह पता हो कि प्रतिक्रिया का स्तर भारत तय करेगा तो तनाव अपने आप सीमित हो जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया और मिडिल ईस्ट के कई देश भी इस बदलाव को ध्यान से देख रहे हैं। उनके लिए भारत का मॉडल यह दिखाता है कि कैसे एक देश बिना किसी सैन्य गठबंधन में पूरी तरह शामिल हुए भी अपनी सुरक्षा और प्रभाव दोनों बढ़ा सकता है। यह भारत की सॉफ्ट पावर के साथ साथ हार्ड पावर को भी मजबूत करता है, क्योंकि अब भारत को सिर्फ नैतिक या कूटनीतिक आवाज के रूप में नहीं बल्कि वास्तविक शक्ति के रूप में देखा जाने लगा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और अहम पहलू है बैकडोर डिप्लोमेसी। जैसे जैसे भारत की सैन्य तैयारी तेज होती जा रही है, वैसे वैसे कई देश पर्दे के पीछे संवाद बढ़ा रहे हैं। कोई भारत के इरादे समझना चाहता है, कोई उसकी प्राथमिकताएं जानना चाहता है, तो कोई यह सुनिश्चित करना चाहता है कि भारत की ताकत अस्थिरता की बजाय संतुलन लाए। यह सब इस बात का संकेत है कि भारत की भूमिका अब प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि निर्णायक बनती जा रही है। भारत को इसका सीधा फायदा यह मिल रहा है कि उसकी रणनीतिक स्पेस बढ़ रही है। अब भारत पर दबाव डालना उतना आसान नहीं रहा, क्योंकि उसके पास विकल्प हैं। ये विकल्प केवल सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक फैसलों को भी मजबूती देते हैं। जब किसी देश की सैन्य तैयारी मजबूत होती है तो उसकी बातचीत की स्थिति अपने आप बेहतर हो जाती है। SU-57 और राफेल का कॉम्बो भारत को उस स्तर पर ले जा रहा है जहां वह संकट को मैनेज कर सकता है, न कि सिर्फ उसका जवाब दे। यही वह फर्क है जो एक उभरती शक्ति और एक स्थापित शक्ति के बीच होता है। भारत अब सिर्फ घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रह गया, बल्कि घटनाओं की दिशा तय करने की क्षमता की ओर बढ़ रहा है। इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा असर यह है कि भारत के लिए भविष्य की योजना बनाना आसान हो जाता है। अब उसे हर फैसले में यह नहीं सोचना पड़ेगा कि सैन्य विकल्प मौजूद हैं या नहीं। जब विकल्प मौजूद होते हैं तो नीति में स्थिरता आती है और वही स्थिरता लंबे समय तक शांति बनाए रखने में मदद करती है। दुनिया इस वक्त जिस अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है
उसमें भारत का यह रास्ता यह दिखाता है कि वह जल्दबाजी या डर से नहीं बल्कि ठोस गणना और तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। यह तैयारी ही आने वाले वर्षों में भारत को सिर्फ सुरक्षित नहीं बल्कि प्रभावशाली बनाएगी। अब जब पूरी तस्वीर को एक साथ देखा जाए तो यह साफ हो जाता है कि भारत जो कर रहा है वह किसी एक डील या किसी एक खतरे की प्रतिक्रिया नहीं है। यह एक दीर्घकालिक रणनीति है जिसका उद्देश्य भारत को उस स्थिति में ले जाना है जहां वो युद्ध को टाल सके और अगर टालना संभव न हो तो उसे अपनी शर्तों पर लड़े। राफेल, Su-57, तेजस और कावेरी इंजन, ये चारों मिलकर भारत की वायु शक्ति को एक ऐसे स्तर पर ले जा रहे हैं जहां अनिश्चितता भारत के लिए कमजोरी नहीं बल्कि हथियार बन जाती है। Su-57 और राफेल का कॉम्बो भारत को सबसे बड़ा फायदा यह देता है कि अब भारत को हर हालात के लिए एक ही तरह की प्रतिक्रिया नहीं देनी पड़ेगी। कम तीव्रता वाले तनाव, सीमित टकराव, हाई इंटेंसिटी संघर्ष और फुल स्केल युद्ध, हर स्तर के लिए अलग अलग विकल्प मौजूद होंगे। यही विकल्प किसी भी देश को वास्तविक रणनीतिक आजादी देते हैं। जब विकल्प होते हैं तब मजबूरी खत्म होती है। भारत की बढ़ती ताकत का सबसे बड़ा असर यह है कि अब किसी भी संभावित विरोधी को पहले यह सोचना पड़ेगा कि प्रतिक्रिया कैसी होगी, कब होगी और किस स्तर पर होगी। यह अनिश्चितता ही सबसे बड़ा डिटरेंस बनती है। Su-57 की स्टेल्थ और राफेल की मारक क्षमता मिलकर भारत को यह सुविधा देती है कि वह बिना शोर मचाए, बिना चेतावनी दिए और बिना लंबी तैयारी के निर्णायक दबाव बना सके। भविष्य के युद्ध परिदृश्यों में हवा सिर्फ एक डोमेन नहीं रहेगी बल्कि युद्ध का प्रवेश द्वार बनेगी। जो देश हवा पर नियंत्रण रखेगा वही जमीन और समुद्र पर भी अपनी शर्तें थोप सकेगा। भारत की मौजूदा दिशा यह साफ करती है कि वह इस सच्चाई को समझ चुका है। एयर डोमिनेंस अब भारत के लिए लक्ष्य नहीं बल्कि आधार बनता जा रहा है। तेजस और कावेरी इंजन इस पूरे ढांचे को आत्मनिर्भरता की रीढ़ देते हैं। इसका मतलब यह है कि लंबे तनाव या लंबे युद्ध की स्थिति में भी भारत की क्षमता किसी बाहरी सप्लाई चेन पर निर्भर नहीं रहेगी। स्वदेशी प्लेटफॉर्म, स्वदेशी इंजन और स्वदेशी नियंत्रण, यह संयोजन भारत को उस स्थिति में ले जाता है जहां वह सिर्फ शुरुआत में नहीं बल्कि अंत तक टिक सकता है। पाक के संदर्भ में यह बदलाव एक सीधा और सीमित संदेश देता है। अब कोई भी दुस्साहस पुराने फॉर्मूले पर नहीं तौला जाएगा। भारत के पास अब ऐसे विकल्प हैं जो बिना बड़े युद्ध की घोषणा के भी संतुलन बदल सकते हैं। यही वजह है कि भविष्य में टकराव की बजाय के भारत को दूर ने बदल करने की जो अनिश्चितता बढ़ेगी और यह अनिश्चितता भारत के पक्ष में काम करेगी। चीन के लिए यह स्थिति कहीं ज्यादा जटिल है। भारत अब न तो तकनीकी रूप से पिछड़ा है और न ही रणनीतिक रूप से अनुमानित। Su-57 और राफेल का कॉम्बो चीन की संख्या आधारित रणनीति के सामने गुणवत्ता और नेटवर्क की दीवार खड़ी करता है। यह दीवार पार करना आसान नहीं होता और यही वजह है कि एशिया में शक्ति संतुलन धीरे धीरे भारत की तरफ झुकता दिख रहा है। अमेरिका और यूरोप इस बदलाव को अब एक तथ्य के रूप में स्वीकार करने लगे हैं। भारत अब सिर्फ समर्थन पाने वाला देश नहीं बल्कि संतुलन बनाने वाला देश बनता जा रहा है। यही वजह है कि भारत की हर सैन्य तैयारी का असर उसकी कूटनीति पर भी पड़ता है। जब ताकत होती है तो बातचीत में आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है। आने वाले वर्षों में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि निर्णय की गति से जीते जाएंगे। कौन पहले देखता है, कौन पहले समझता है और कौन पहले कदम उठाता है, यही तय करेगा कि बाजी किसके हाथ में जाती है। बल्कि जरूरत पड़ने पर लंबे समय तक हालात को अपने हिसाब से संभाल सकेगा। तेजस और स्वदेशी सिस्टम इस कहानी को अंदर से मजबूत बनाते हैं। किसी भी लंबे तनाव में सबसे बड़ा खतरा बाहरी निर्भरता होती है। भारत इस खतरे को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। स्वदेशी प्लेटफॉर्म का मतलब है तेज रिप्लेसमेंट, तेज अपग्रेड और तेज तैनाती। यह वह ताकत है जो कागज पर नहीं दिखती लेकिन असली युद्ध में निर्णायक साबित होती है। पाक के संदर्भ में यह पूरी तस्वीर किसी एक घटना की प्रतिक्रिया नहीं है। भारत अब इस स्तर पर पहुंच रहा है जहां उसे हर बार सार्वजनिक प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई फैसले शांति से लिए जाएंगे, कई संदेश बिना बयान के जाएंगे और कई जवाब ऐसे होंगे जिनका स्रोत सामने वाला तय ही नहीं कर पाएगा। यही वह स्थिति है जिसे रणनीतिक बढ़त कहा जाता है। चीन के लिए भारत की यह दिशा इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि भारत अब सिर्फ सीमाओं पर फोकस नहीं कर रहा। भारत का नजरिया थिएटर आधारित नहीं बल्कि नेटवर्क आधारित होता जा रहा है। इसका मतलब है कि एक मोर्चे पर दबाव का असर दूसरे मोर्चे पर भी दिखेगा। यह सोच चीन की पारंपरिक सैन्य योजना से बिल्कुल अलग है और उसे अपने कैलकुलेशन बार बार बदलने पर मजबूर करेगी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए भारत अब सिर्फ एक संतुलन बनाने वाला देश नहीं बल्कि एक फैक्टर बन चुका है।
हर बड़ी रणनीतिक योजना में अब भारत को ध्यान में रखना मजबूरी होती जा रही है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि लगातार लिए गए फैसलों का नतीजा है। Su-57 और राफेल उसी प्रक्रिया के दृश्य संकेत हैं। अगर आप चाहते हैं कि यह जानकारी आगे भी मिलती रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप भारत को आने वाले 10 साल में किस स्तर पर देखना चाहते हैं, क्योंकि यह कहानी सिर्फ आज की नहीं, भारत के भविष्य की है। जय हिंद।